हेलो गाइस। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को पूरा एक फ्लो चार्ट के रूप में बताया था और पूरा डिटेल में भी हमने बात की थी कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, कैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया तो अब जानते हैं कि स्पर्म के बारे में क्या क्या चीज़ें, स्पर्म क्या क्या चीज़ों से बना होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, प्लस उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, तो अब माइक्रोस्कोपिकली क्योंकि देखें अगर हम स्पर्म को, ठीक है, अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली स्पर्म को देखता हूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलता है कि स्पर्म जो है टोटल 4 पार्ट में होगा। एक तो हेड, ठीक है, एक हो जाएगा नेक, एक हो जाएगा मिडल पीस, ठीक है, एंड द लास्ट इज द टेल। मैं अभी डायग्राम भी बनाऊंगा स्पर्म का, पर सबसे पहले मैं एक बार थ्योरेटिकली समझा दूँ। ठीक है, सबसे हमने क्या बोला, 4 पार्ट होते हैं स्पर्म के, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो देखिए एक है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि पूरी जो बॉडी होती है स्पर्म की उसको कवर करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कवर करती है होल बॉडी ऑफ स्पर्म, पूरी की पूरी स्पर्म की बॉडी को कवर करके रखती है। ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ तो देखिए स्पर्म का जो हेड होता है ना, जो स्पर्म का जो हेड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि स्पर्म है उसके अंदर, अब क्योंकि ये मेल गैमेट है तो इसमें डिप्लॉयड तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा हैप्लॉइड ही मिलेगा। ठीक है, ये कितना क्लियर होना चाहिए। तो न्यूक्लियस मिलेगा वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और अब अगर मैं बोलूँ कि इसके आगे, न्यूक्लियस के आगे क्या होगा, एंटीरियर टू द न्यूक्लियस, एंटीरियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है, एक पोर्शन मिलेगा। ठीक है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको क्या नाम दिया जाता है, एक्रोजोम। ठीक है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे देखिए अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो देखिए ये मान लीजिए कि ये अल्टीमेटली, ठीक है, ये आ गया क्या न्यू, यहाँ पे है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ कि अल्टीमेटली इसको नेक हेड बोल देंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या होता है, ये इस तरीके से जैसे मैंने बताया ना अभी, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेयर, ये देखिए ये इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आ गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरा आपका हेड रीजन आ गया। अब मैंने बोला न्यूक्लियस के एंटीरियर में, मतलब आगे वाले पोर्शन में आपको देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्रोजोम मिल जाएगा। कैपलैक स्ट्रक्चर है ये, है ना, ये क्या आ गया, एक्रोजोम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसके बाहर क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी मैंने अभी बात की थी, पूरे में मिलेगी आपको। तो ये हो गया हेड वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक आती है उसकी, और फिर हम पूरा यहाँ पे बात करेंगे। ये देखिए ये आ गया आपका क्या, मिडल पीस। ठीक है, हाँ, मिडल पीस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये नेक आ जाएगी, ये आ गया मिडल पीस, एंड लास्ट में क्या होता है, ठीक है, ये आ गई टेल। तो ये स्ट्रक्चर आ गया, एक स्पर्म का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, ये आ गई टेल। ठीक है, अब टेल तो लोकोमोशन के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे बीच में मिडल पीस आ गया, यहाँ पे नेक जो, या मिडल पीस में क्या देखने को मिल जाएंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएंगे। अभी बात करूँगा मैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएंगे। ये न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक्रोसोम हो गया, ये पूरा हेड हो गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, देखिए ये मैंने एक्रोसोम बोल दिया। अब इस एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, तो एक्रोसोम में कुछ ऐसी एंजाइम फिल्ड होती है, इट इज़ फिल्ड विद दी एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दी फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब देखिए ये स्पर्म जाएगा, ठीक है, ये अब ये ऐसी तो जाएगा, तो आगे वाला पोर्शन पहले ओवम से मिलेगा, तो आगे वाले पोर्शन में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना जिससे कि ओवम फर्टिलाइज हो सके। तो इसमें कुछ ऐसी एंजाइम्स प्रेजेंट होती है विच हेल्प्स इन दी फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होती है वो किस में मिलती है, एक्रोजोम में, सबसे आगे मिलती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्रोजोम। अब मैं बात करूँ मिडल पीस की। अब देखिए मिडल पीस की बात करते हैं। अब मिडल पीस में मैंने अभी बताया क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिडल पीस में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी भी तो चाहिए स्पर्म को, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये एनर्जी, अब एनर्जी चाहिए क्यों, कहाँ एनर्जी लग रही है, टेल की मूवमेंट ऑफ टेल, मूवमेंट कैसे कर रहा है, टेल के थ्रू कर रहा है, मैंने अभी बोला। तो वो टेल मूव कैसे करेगी, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। ठीक है ना, तो मूवमेंट ऑफ टेल करिए अल्टीमेटली, और इससे क्या होगा, मोटिलिटी होगी, और कहाँ तो फिर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है वहाँ तक स्पर्म पहुँच पाएगा, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ना, जो स्पर्म होता है उसके बारे में मैंने आप लोग को एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब कुछ बात करते हैं जो मैंने जब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊँगा, तो वो मैं अब बात करता हूँ। क्या, देखिए ह्यूमन मेल जो होता है वो एक बार में कितना स्पर्म इजैकुलेट करता है। ठीक है, वो इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स का इजैकुलेशन होता है एक बार में। ठीक है,
एक कोइटस के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग अ कोइटस, इंटरकोर्स, जब एक बार जब इंटरकोर्स होता है उसको कोइटस बोलते हैं, उसके दौरान, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करवाना है, एकदम जो फर्टिलाइजेशन हो वो बिल्कुल नॉर्मल, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशन ये होती है कि एटलीस्ट जो जितने भी स्पर्म्स हैं उसके करीबन 60%, एटलीस्ट जो 60% स्पर्म्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज़ होनी चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज़ मतलब जो एकदम टिपिकल एक स्पर्म की देखिए जो शेप और जो साइज़ होती है वो कैसी होनी चाहिए? वो 60% स्पर्म्स में तो एटलीस्ट देखने को, मतलब इसमें ज़्यादा हो तो अच्छी बात है पर इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब टोटल स्पर्म्स के 60% स्पर्म्स जो हैं उनमें नॉर्मल शेप एंड साइज़ होनी चाहिए। एंड इन 60% में से भी 40% ऑफ देम शुड शो विगरस मोटिलिटी, शुड शो विगरस मोटिलिटी। मतलब ये है कि एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गए तो एकदम तुरंत जल्दी जल्दी मोटिलिटी है उनकी शो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जो स्पर्म होता है उसकी वायबिलिटी, जैसे मैंने बताया था पोलन ग्रेन की वायबिलिटी मैंने बोली थी कि ज़्यादा टाइम की नहीं होती, कुछ बहुत ज़्यादा होती है, किस में कम भी होती है। तो स्पर्म की वायबिलिटी करीबन 24 से, मतलब 24 नहीं, 48 से 72 आवर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। ये कितनी होती है स्पर्म्स की वायबिलिटी है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, कुछ ज़्यादा कम भी हो सकती है पर एक नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो स्पर्म्स की वायबिलिटी 48 टू 72 आवर्स होती है, ठीक है। ये आई थिंक 36 टू 7 कुछ 54 भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। तो इतनी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटली तो स्पर्म जो है उसको जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन की साइड पर, तो विग्रस मोटिलिटी शो करनी पड़ेगी, एकदम जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो क्या बोला, टोटल स्पर्म में 60% स्पर्म्स की तो नॉर्मल शेप एंड साइज़ होनी चाहिए और उसमें से भी 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी शो करने चाहिए, ठीक है। ये एक और बात हो गई। अब अगर मैं बोलूँ तो देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक जो जल्दी से एक लाइन रिवाइज करते हैं। जो स्पर्म्स है वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं? तो ये जो स्पर्म्स हैं दीज आर रिलीज फ्रॉम सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स। मैंने बताया था स्पर्म्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं? सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? अभी कल ही मैंने पढ़ाया है कि स्पर्म्स का जो रिलीज़ हो रहा है सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से, दैट इज़ नोन एज स्पर्मिएशन, ठीक है। अब स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, इनको रिलीज तो हो रहे हैं पर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं? आप लोगों को याद हो तो दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। मैंने कुछ डक्ट्स के नाम लिए थे आप लोगों के सामने, ठीक है ना, कौन कौन सी थी? जैसे मैंने एपिडिडर्मिस बताया था, वासा डिफरेंस बताया था, सेमिनल वेसिकल्स बताया था, ठीक है, ग्लैंड थी, प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड थी। ये सब के सब जो है, ये सब है ना एसेसरी डक्ट्स प्लस ग्लैंड, ये सब इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। प्लस अब मैंने बताया था ये लोग कुछ सिक्रीशंस भी करते हैं, तो वो सिक्रीशंस जो होता है, जो सिक्रीशंस जो थे बाय सेमिनल वेसिकल, एक तो सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन हो गए, प्रोस्टेट के सिक्रीशन हो गई, ये क्या करवाते थे अल्टीमेटली? स्पर्म को मैच्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं एंड मोटिलिटी, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं स्पर्म्स को? एक तो मैच्योरिटी और एक मोटिलिटी, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था सेमाइनल प्लाज्मा की बात की थी मैंने, कई बार मैंने ये नाम दिया था। तो देखिए किस किस से चीज़ों से मिलकर बना है, मैंने बताया था, बाद में बताऊंगा मैं। देखिए एक तो सेमाइनल प्लाज्मा, इसमें तो आ गई सारी सिक्रीशन जो भी है ना, सेमाइनल वेसिकल हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड, उनकी सिक्रीशन हो गई, प्लस ये जो स्पर्म्स बन के आए, ये तो क्या हो गया? ये तो सिक्रीशंस हो गई, सिक्रीशंस ऑफ दी ग्लैंड्स, ये तो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हो गई। इसके साथ स्पर्म जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अल्टीमेटली जो बनता है दैट इज सीमेन, इसको बोलते हैं सीमेन बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज सीमेन। और इसके अल्टीमेटली मैंने बोला इन सबके फंक्शंस कौन मेंटेन करता है? फंक्शंस जो होते हैं दीज आर मेंटेन्ड बाय दी एंड्रोजन्स, ठीक है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है ना, ये सब मेंटेन करके रखते हैं फंक्शन को सारे के, कितने ज़्यादा सिक्रीट हो, कम प्रोडक्शन हो स्पर्म्स का या किस तरीके से, वो सब किसके अंडर में होता है? एंड्रोजन्स के अंडर में होता है, ठीक है। तो ये स्पर्म के बारे में हमने सारी बात कर ली। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा दैट विल बी oogenesis, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो क्या होगा? दैट विल बी oogenesis। अब oogenesis का क्या मतलब हो? जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हमने बोला स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से अब oogenesis ये क्या होगा? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, ठीक है, एक मैच्योर फीमेल गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है उसका फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा दैट इज़ नोन एज oogenesis। अब देखिए कैसे होता है। अब ये ऑब्वियसली बात है डिफरेंट होगा फ्रॉम दी स्पर्मेटोजेनेसिस, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। अब डिफरेंस कैसे होगा? पहला डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन oogenesis कब शुरू होता है? इट इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब मतलब मैं ना मदर के जो पेट में होता है, ठीक है, जो फीटस जो होता है वो यूट्रस में उसे बाइंडेड होता है, तभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी oogenesis शुरू हो जाता है। ठीक है ना, कैसे, देखिए है ना, मतलब अब मैंने बोला कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है तो देखिए है ना, जो ओवरी है उसमें क्या मिलेगा, मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स। ऑब्वियसली बात है, गैमेट कहाँ से बनेगा, मदर सेल से बनेगा। गैमेट मदर सेल्स प्रेजेंट होती है, मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ऊगोनिया। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने क्या बोलता, स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे हम जो गोनिया लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब गोनिया वर्ड का मतलब हो गया कि ये मदर सेल टाइप की हो गई, कि यहाँ से अल्टीमेटली फिर आगे बन रहा है। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ गैमेट्स, मिलियंस बन रहे हैं, ठीक है, इन ईच फीटल ओवरी, हर एक फीटल ओवरी के अंदर, क्योंकि फीटस है, फीटस की ओवरी है तो फीटल ओवरी बोल दिया मैंने। ठीक है, मिलियंस ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका मतलब ये जो ऊगोनिया बन रहे हैं कब बन रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के बाद कोई भी नई उगोनिया नहीं बनती, कोई भी नई मदर सेल जो है, गैमेट मदर सेल, वो नहीं बनती है। जो भी बनती है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीटस डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तभी बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखेगा, बाद में कभी भी नहीं बनती है। ठीक है, अब ये जो सेल्स होते हैं, अब ये कौन से उगोनिया के जो सेल्स होते हैं, ये जो उगोनिया के जो सेल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, डिवीजन। दे स्टार्ट दी डिवीजन, इनमें डिवीजन होता है। ये कहाँ एंटर करते हैं, अब डिवीजन कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है मियोटिक डिवीजन होगा। अब आप लोगों ने मियोटिक डिवीजन पढ़ा होगा, सबसे पहले डिवीजन क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यही होती है। तो ये क्या करते हैं, ये पहुँचते हैं, ये वोनिया के साथ पहुँचते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट, मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में पहुँचते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, गेट्स टेम्पररीली अरेस्टेड, टेम्पररीली अरेस्टेड हो जाते हैं, मतलब आगे नहीं पहुंच पाते, यहीं पर रुक जाते हैं। क्या हुआ, ये ओगोनिया के सेल ने डिवाइड करना शुरू किया, मियोटिक डिवीजन शुरू किया, उसमें प्रोफेज फर्स्ट आया, प्रोफेज फर्स्ट पे आके अटक गए, वहीं पर अरेस्ट हो गए, टेम्परली आगे नहीं पहुंच पाए। तो अब ये जो सेल्स है जो आगे, जो यहाँ तक बने, जो ये प्रोफेज फर्स्ट पर अटक गए, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। ठीक है, जैसे हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलता है, प्राइमरी oocyte, इनकी प्लॉइडी कितनी होगी, 2n। ऊगोनिया की प्लॉइडी कितनी होगी, 2n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 46। ये हो गया प्राइमरी oocytes। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं, जितने भी होते हैं, तो ईच ऑफ द प्राइमरी oocytes, ईच ऑफ द प्राइमरी oocytes gets surrounded by लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल्स। ग्रेन्यूलोसा सेल्स क्या होता है, मान लीजिए ये प्राइमरी oocyte है, तो इसके आसपास देखिए, ये इसके आसपास ऐसे ग्रेन्यूलोसा सेल्स की सराउंडिंग हो जाती है। अब जब ये ग्रेन्यूलोसा सेल्स सराउंड कर लेते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनको नाम दिया गया है ग्रेन्यूलोसा सेल, वो क्या करते हैं, ये प्राइमरी oocyte को कवर कर लेते हैं चारों तरफ से। तो अब ये प्राइमरी oocyte को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मली तो हमने क्या बोला, प्राइमरी oocyte बोला, लेकिन जब ग्रेन्युलोसा सेल ने कवरिंग कर ली तो क्या बोल दिया मैंने इसको, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब क्या होता है, अभी हमने ये सारी बात कब हो रही है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हो रही है। अब जैसे जैसे जो है वो बर्थ होते चले जाता है, तो क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट कर जाते हैं। कब से कब तक, अब बर्थ हो गया, ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। ठीक है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जब आती है, ठीक है ना, जो भी फीमेल है बर्थ से प्यूबर्टी तक जब पहुंचती है, तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट कर जाते हैं। अब कोई नए उगोनिया तो बन नहीं रहे, तो जितने बन गए उतने ही हैं, उनमें से भी बहुत सारे डीजनरेट कर जाते हैं। इनिशियली कितने थे, मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स थी। अब देखिए क्या होता है, तो इसका मतलब एट प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी तक आते थे। अब यहाँ से अपन बात करें प्यूबर्टी के बाद की बात करें, प्यूबर्टी पे क्या होता है, प्यूबर्टी पे ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बच जाते हैं। सिर्फ 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल बच जाते हैं इन ईच ओवरी। सोचो, जो मिलियंस ऑफ आपके पास गैमेट मदर सेल्स थी, उनमें से डीजनरेट होते होते अल्टीमेटली कितने पहुंच गए, 60 से 80 हज़ार, कहाँ पे, प्यूबर्टी के टाइम तक। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ा था। मतलब प्राइमरी oocyte कब बन गया, आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बन गया, और वहीं पर ग्रेन्युलोसा सेल उसके सराउंड हो गया तो प्राइमरी फॉलिकल बन गया, ये सब एम्ब्रियोनिक में। उसके बाद ये देखिए, अब ये 60 से 80 हज़ार बचे इन दी प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल जो हैं, अब प्यूबर्टी पे क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो और लेयर से सराउंड होते हैं, और ठीक है, सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, मोर ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड होते हैं। अब मैंने बोला जब भी ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंडेड होते हैं तो हम फॉलिकल नाम देते हैं। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल था, तो अब क्या बोल दूंगा मैं इसको, सेकेंडरी फॉलिकल बोल दूंगा। ठीक है, ग्रेन्युलोसा से उन्होंने सराउंड हुए, अब बोल दूंगा मैं इसको सेकेंडरी फॉलिकल्स।
ठीक है। अब क्या होता है, अब देखिए सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गए। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं ना, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टर्शरी फॉलिकल्स में, और ज़्यादा है ना आपके ग्रैनुलोसा सेल्स का डिपोजिशन होता है। सेकेंडरी से बन गया हमारे पास टर्शरी फॉलिकल। है क्या, प्राइमरी यूसाइट। प्राइमरी यूसाइट हम अल्टीमेटली पहले प्राइमरी फॉलिकल बना दिया, फिर सेकेंडरी, अब टर्शरी फॉलिकल बना दिया। टर्शरी फॉलिकल में एक कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल, जैसे मान लीजिए ये आपका टर्शरी फॉलिकल है, अब इसमें देखिए कैविटी मिल जाएगी जिसमें से फ्लूइड भरा होगा, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये जो कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है इसको मैंने क्या नाम दिया, एंट्रम। किस में होती है, ये टर्शरी फॉलिकल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा थीका लेयर होती है, मतलब एक लेयर होती है जो कि ऐसे पूरे को कवर करके रखती है, ठीक है। जो आपका जो ये टर्शरी फॉलिकल है इसको सराउंड करके कवर करके रखती है एक थीका की लेयर, ठीक है। अब दो लेयर होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका आ गया टर्शरी फॉलिकल, तो अब इसके देखिए बाहर ऐसे टोटल ऐसे दो लेयर आ गई, तो ये तो अब बाहर लेयर आ गई तो आउटर थीका हो गया, ठीक है। आउटर थीका तो क्या बोल दूंगा, थीका एक्सटर्ना क्योंकि बाहर की तरफ है। ये आ गया थीका इंटरना क्योंकि अंदर की तरफ है। किसमें, टर्शरी फॉलिकल में बात की जा रही है सारी की सारी, ठीक है। तो अब अगर मैं बोल सकता हूँ, अब ये हम प्यूबर्टी पूरी हो गई, अब ये जो आपका जो प्राइमरी oocyte है किसमें, टर्शरी फॉलिकल में। पहले प्राइमरी oocyte किस में था, प्राइमरी फॉलिकल में, मतलब ये आपका प्राइमरी oocyte, इसके बाहर ही ग्रैनुलोसा सेल्स आ गए थे, फिर और ग्रैनुलोसा सेल्स, फिर और। तो अब ये जो आपका प्राइमरी oocyte है कहाँ पे, इन दी टर्शरी फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल में जो आपका जो ये प्राइमरी oocyte है, अब ये अपना वो जो डिवीजन था, मैंने मियोसिस जो था वो कंप्लीट करेगा। प्रोफेज फर्स्ट पे जो लटका था, ठीक है ना, ये ग्रो कर जाएगा साइज़ में, ऑब्वियसली बात है, इतना सारे ग्रेनुलोसा सेल की डिपोजिशन हो तो साइज़ बहुत बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली क्या करेगा, ये कंप्लीट करेगा इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जो इसका पहला जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट कर लेगा। अब कंप्लीट कर लेगा पहला मियोटिक डिवीजन, ठीक है। तो अब देखिए उसमें क्या होता है, एक चीज़ याद कीजिएगा, मैंने कल जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था मैंने बोला था वहाँ जो मियोटिक डिवीजन होता वो इक्वल हुआ था। मैंने बार बार एक चीज़ पे गौर किया था कि इक्वल मियोटिक डिवीजन होता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला भी होगा आप लोग को, डेफिनेटली देखिए इक्वल डिवीजन हुआ था। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि कैसा डिवीजन हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन देखने को यहाँ पे मिलता है। इसमें क्या बनता है, एक तो क्या बनता है लार्ज, अब ऑब्वियसली पता है मियोटिक डिवीजन हो तो हैप्लॉइड बनेगा। हैप्लॉइड क्या, सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या बना, सेकेंडरी oocyte, तो ये कैसा हो गया, हैप्लॉइड। लार्ज होता है और सेकेंडरी। और एक क्या बनता है, टाइनी, एकदम स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला, अल्टीमेटली जब ये डिवीजन हुआ पूरा मियोटिक डिवीजन, तो एक तो लार्ज हैप्लॉइड आपका क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte, और एक क्या बन गई, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई जो कि छोटी सी होती है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte जो आपका बना, इसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है जो पहले प्राइमरी oocyte के पास थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें रहते हैं, मतलब बाकी चीज़ें तो सब डिस्ट्रॉय हो गई पर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आपका सेकेंडरी oocyte बना उसको न्यूट्रिशन मिलता जाए, ठीक है। जो पोलर बॉडी है वो भी न्यूट्रिशन ले लेती है अल्टीमेटली, तो इसलिए न्यूट्रिशन सारे रह जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमारे पास क्या था, टर्शरी फॉलिकल था। ये हमारे पास क्या था, टर्शरी फॉलिकल था। अब क्या होता है, ये टर्शरी फॉलिकल और चेंज हो जाता है और ग्रैनुलोसा सेल की डिपोजिशन आती है। टर्शरी फॉलिकल अब मैच्योर हो जाता है फाइनली, किसमें, मैच्योर होकर क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ये फाइनल फॉलिकल होता है। कैसे, सबसे पहले क्या था, प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या बना, सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शरी फॉलिकल, अब बन रहा है ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल किसको सराउंड करता है, इट सराउंड्स, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी oocyte को सराउंड करता है। टर्शरी फॉलिकल किसको सराउंड करता है, टर्शरी फॉलिकल सराउंड करता है प्राइमरी oocyte को। सेकेंडरी oocyte को कौन सराउंड करता है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गई, ठीक है। अब आपके पास क्या बना, सेकेंडरी oocyte बन गया, ठीक है। अब जो आपके पास देखिए ये आ गया आपका सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte बना, ये अपने चारों तरफ एक लेयर का सिंथेसिस करता है, एक नई मेम्ब्रेन बनाता है, न्यू मेम्ब्रेन का ये फॉर्मेशन करता है। उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा इसका रोल क्या है। ये कौन, सेकेंडरी oocyte एक नई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जोना पेलुसिडा, जो कि पूरे है ना सेकेंडरी oocyte को इस तरीके से ऐसे सराउंड कर लेती है चारों तरफ से, ठीक है। अब मैंने क्या बोलता, अभी ग्राफियन फॉलिकल बना था। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है इसके अंदर ही तो है सेकेंडरी oocyte, भाई ये सेकेंडरी oocyte ये अंदर, ठीक है। इसके चारों तरफ ये क्या आ गया, देखो एक डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये आ गया आपका सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या आ गई, जोना पेलुसिडा, ठीक है। और उसके बाहर क्या है, ये इस पूरा ये किस में है, ये सब कुछ ग्राफियन फॉलिकल में। तो अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये क्या कर जाता है, रप्चर कर जाता है,
ये ग्राफियन फॉलिकल अल्टीमेटली रप्चर हो जाता है और क्या रिलीज़ हो जाता है, ये जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है ये रिलीज़ हो जाता है। इस सेकेंडरी ओसाइट को बोलते हैं स्टेज पे ओवम, इसको बोला जाता है ओवम, जो फीमेल जो गैमेट है वो बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ हो जाता है, फ्रॉम दी ओवरी। अब ये ओवरी से रिलीज़ हो जाता है कैसे, बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम दी ओवरी, ओवम का रिलीज हो जाता है ओवरी से, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो ऐसे ग्राफियन फॉलिकल अल्टीमेटली रप्चर हो जाता है। इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर लाइन से बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राफियन फॉलिकल किसको सराउंड करती है, तो सेकेंडरी ओसाइट को। टर्शरी फॉलिकल किसको सराउंड करती है, प्राइमरी ओसाइट को। ऐसे तो इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिएगा, तब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।